हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मेरी वीडियोस आप लोगों को रेगुलर टाइम पर मिल रही होंगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी टाइम पर देखकर उन्हें ख़त्म कर रहे होंगे और नोट्स भी प्रॉपर बनाते हुए चल रहे होंगे। तो कल तक की क्लास में हमने देखा एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, आज इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है आज से। क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस। ठीक है, ये ही इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है। कुछ बच्चों को दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जैसे मैंने आपको एडिशन समझाया था, 2 3 1 2 प्लस 1 0 0 3। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स का एडिशन किस तरीके से हो रहा था, सिर्फ एलिमेंट टू एलिमेंट ऐड कर रहे थे। 1 + 0 1, 3 + 2 5 और 2 + 3 5, तो ये इसका आंसर आ जा रहा था। लेकिन मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में एलिमेंट्स को इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। क्या बोल रहा हूँ, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि भैया जब एडिशन हो गया इस तरीके से, तो क्या मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरीके से हो जाएगा क्या? ये 2 1 2 1 0 0, 3 2 6 और 2 3 6, क्या ये इसी तरीके से हो जाएगा? नहीं, ये गलत चीज है। ठीक है, तो एलिमेंट की तरह इनके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं होते हैं। ठीक है, आपको कुछ रूल्स है, एक रूल है जो आपको याद रखना है और आपको ध्यान रखना है, तभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। तो मैं पहले आपको जनरल मैट्रिक्स बनाकर मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा, उसके बाद हम उनमें नंबर्स और फंक्शंस डालेंगे। ठीक है, तो जनरल मैट्रिक्स अगर मैं आपकी बोलूं 2 क्रॉस 2 भी ले लेता हूं पहले, a11 a12 a21 a22। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स ले ली मैंने क्या ले ली, एक मैट्रिक्स ये ले ली। ठीक है, अब एक मैट्रिक्स और ले लेता हूं मैं, बी मैट्रिक्स ले लेता हूं, b11 b12 b21 b22। ठीक है, एक मैट्रिक्स ये ले ली। अभी देखो, अभी मैंने क्या किया, दोनों मैट्रिक्स कैसी ली है, स्क्वायर मैट्रिक्स ले रखी है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 का हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 का हो गया। ठीक है, या तो चलो और जनरल बनाते हैं। कैसे जनरल बनाएंगे, अब मैं 2 क्रॉस 2 की भी नहीं लेता हूं, मैं m क्रॉस n की लेता हूं। चलो भाई और बड़ी कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जैसे a21 a13 और डैश 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 a1n, यहाँ तक आ गए हम लोग। a21 a22 a23 डैश 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 a2n। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत दे रहा होगा लिखने में, a2n। ठीक है, इसी तरीके से चलते हैं आगे। तो ये आ गए कहाँ पर, हम am1 पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑर्डर क्या बना रहे हैं इसका, m क्रॉस n का बना रहे हैं। ये m1, ये m2, ये m3 और इस तरीके से ये mn। ठीक है, तो ये बन गई हमारी जनरल मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गई हमारी क्या, जनरल मैट्रिक्स। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, बी मैट्रिक्स भी बना लेते हैं। चलो बी मैट्रिक्स बनाते हैं, b11 b12 और लिख देता हूँ मैं एलिमेंट, तो थोड़ा सा समझ में आएगा, b13 b1n, इसी तरीके से b23 b2n। चलो bm1। ठीक है, तो ये भी bm1 हो जाएगा। इसको एक काम करो, इसका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, हम कर लेते हैं इसे p1। ठीक है, ap1 b p2 b p3 एंड सो ऑन b p q। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, p क्रॉस q का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी दो मैट्रिक्स हमने क्या बना ली, जनरल मैट्रिक्स बना ली। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की, क्या बोल रहा हूं मैं, अभी एडिशन करना था तो कैसे करते थे, a11 का b11 के साथ, a12 का b12 के साथ एडिशन करते थे। लेकिन अब अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको एक एरो की तरह चलना पड़ेगा। एरो कैसे जाता है, ऐसे जाता है और सीधा चला जाता है क्या, नहीं, ऐसा सीधा जाता है। और आप लोग देख रहे होंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन अभी आप फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे, तो देखो एरो आया ऐसा और उसके बाद ऐसे करके नीचे चला गया, यही होता है। ये सीधा आया और नीचे चला गया। उसी तरीके से यहां भी एक एरो आएगा जो यहां तक आएगा, थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए रहेगा, तो ये नीचे आ गया। ठीक है,
ठीक है, ये एरो दिख रहा होगा आपको, ऐसा चला तो आपको ये एरो अपने माइंड में याद रखना है, ऐसा और ऐसा एरो ऐसे ही चलता है, ठीक है। बस थोड़ा सा वो सीधा चलकर एक एंगल पर गिरता है, ये क्या हुआ, हमने परपेंडिकुलर गिरा दिया, ठीक है। तो बस आपको यही एरो का ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है, हमको जब ए बी निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा, ए बी निकालना रहेगा, तो सबसे पहले तो एक रूल काम आएगा। रूल क्या होगा, ठीक है, वो रूल ये रहेगा कि इसके कॉलम्स, क्या बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड वाली रो के इक्वल होना चाहिए, मतलब n शुड बी इक्वल टू p, ये पहला रूल है। बस इतना आपको ध्यान रखना चाहिए कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब n काय के इक्वल हो, p के इक्वल हो, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू फर्स्ट वाली मैट्रिक्स से, नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू सेकंड वाली रो का, क्या, सेकंड वाली का नंबर ऑफ रोज, ये सेम होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से इक्वल होना चाहिए, ठीक है। समझ आया, मतलब इसके जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फिर से एक बार और बोलता हूं, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के जितने भी कॉलम होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। आई बात समझ। तो हमें क्या करना है कि भाई सबसे पहले चेक करना है क्या n की वैल्यू इसके p की वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब चलो भाई, अगर चलो n इक्वल टू p हो गया, n अगर p इक्वल टू p हो गया तो आपको ये जो m है वो यहाँ जो q है ये रिजल्ट में मिलेगा, मतलब रिजल्ट में इस ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको मिलेगी। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी आपको रिजल्ट में, रिजल्ट में आपको मिलेगी m क्रॉस q के ऑर्डर की। क्या बोल रहा हूँ मैं, पहले तो n और p सेम होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज यहाँ से सेम होनी चाहिए, यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ से नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और अगर मैट्रिक्स पॉसिबल हो गया, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया, तो भाई जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी, तो बनेगी फर्स्ट कॉलम की नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल की, मतलब m क्रॉस q के इक्वल की, ठीक है। जब आप दो मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, तो क्या बोला था मैंने, ऑर्डर सेम होने चाहिए, तो रिजल्टेंट ऑर्डर भी सेम मिलता था हमें, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में आपको दो चीजें बहुत ध्यान रखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए, तभी दोनों मैट्रिक्स का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें क्या मिलेगी, वो मिलेगी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स लेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, मतलब इक्वल करेंगे यानी कि m क्रॉस q करेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस ऑर्डर की हमें क्या मिल जाएगी, रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको बोला क्या, इस तरह के एरो बनाने को बोला। अब इस तरह का एरो किस तरीके से बनाना है, आपको ये जो पूरी रो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो पूरी रो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। ध्यान रखना, कई बार बच्चे ये कर देते हैं कि a11 का मल्टीप्लाई b11 के साथ, a12 का मल्टीप्लाई b12 के साथ, तो इस वाली रो का इस वाली रो के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते टाइम इस एरो को अपने माइंड में छाप लेना है, ठीक है, बिठा लेना है अच्छे से कि आपका एरो इस तरीके से और इस तरीके से चलेगा। कैसे चलेगा अब मैं बताता हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है। अब आप करोगे इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि a11 b11, ठीक है। मैं आपको ये जनरल मैट्रिक्स लेकर क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि नंबर्स बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। नंबर्स में अभी देखने को मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपने अगर ये वाली चीज़ दिमाग में बिठा ली, आपने अगर मैट्रिक्स में अल्फ़ाबेट से थोड़ा थोड़ा फ्रेंडली होना चालू कर दिया अभी से, तो आपको JEE में भी और साथ साथ क्या बोलते हैं कि आगे जो भी एग्जाम्स होंगे, जैसे CUET का एग्जाम होगा या फिर आपकी 12th में ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होंगे, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, बहुत इजीली बन जाएंगे, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या किया, a11 का मल्टीप्लाई किससे किया, b11 के साथ किया। अब a12 का मल्टीप्लाई b12 के साथ नहीं होगा, b21 के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं,
A12 का मल्टीप्लाई B12 के साथ एलिमेंट होगा, मतलब इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब ये एरो ऐसा चलेगा और ये ऐसा चलेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा प्लस A12 B21, समझ आई बात। ऐसे ही करते करते अब A13, तो इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, ये B13 के साथ, B31 के साथ, ठीक है। तो A13 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, B31 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरीके से सो ऑन A1n का मल्टीप्लाई होगा, A1n का मल्टीप्लाई होगा A1n का मल्टीप्लाई होगा BP1 के साथ, ठीक है। तो ये आपको पहला एलिमेंट मिला है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये एक ही एलिमेंट है आपके पास, ठीक है। ये आपका अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स का C11 ये है पूरा, क्या बोल रहा हूँ, ये सिर्फ C11 है, मतलब पहली रो का पहला एलिमेंट ये बना है। ऐसी तरीके से आप आगे भी करते जाओगे और आगे, ठीक है। जैसे अब मुझे इसका सेकंड एलिमेंट चाहिए, तो सेकंड एलिमेंट चलो मैं भी आपको समझा रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा नोट्स लिख लिया होगा आपने वैसे, तो इसको साइड में लिख लेना, मैं अभी आपको क्लियर नोट्स भी बनवा दूंगा, ठीक है। ये तो हमें मिला फर्स्ट एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट कैसे मिलेगा, क्योंकि भाई हमने क्या बोला था, n क्रॉस q की बननी चाहिए, तो ये तो फर्स्ट ही एलिमेंट है। गलती मत कर देना कि आपने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो यहाँ लिख दिया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो ये सेकंड एलिमेंट हो गया, नहीं। पूरी रो का मल्टीप्लाई पूरे कॉलम के साथ होगा और सबका एडिशन होगा, वो आपका पहला एलिमेंट बनेगा, समझना, ठीक है। चलो अब सेकंड एलिमेंट बनाते हैं। सेकंड एलिमेंट कैसे बनाते हैं भैया, ये तो आप बहुत कंफ्यूजिंग सी चीज़ बता रहे हो। देखो अभी मैं आपको नंबर में किस तरीके से करा के बताता हूँ, ठीक है। चलो पहले एक बार और करते हैं, सेकंड एलिमेंट बनाते हैं। तो अब ये फिर से यही रो रहेगी और कॉलम ये वाला हो जाएगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, रो यही रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा बस, 3 2, ठीक है। अब क्या हो गया, रो सेम रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा। तो कॉलम चेंज कैसे हो जाएगा, अब मैं करूंगा इस वाले एलिमेंट का मल्टीप्लाई इस वाले एलिमेंट से, और इसी तरीके से ऐसे इधर हॉरिजॉन्टल चलेगा तो इधर क्या चलेगा, वर्टिकल चलेगा, और सबको क्या करूंगा मैं ऐड करते जाऊंगा। चलो करते हैं, कैसे बनेगा, A11 B12, ठीक है, प्लस A12 B22 प्लस A13 B32, नहीं गलत किया मैंने, A13 हाँ और B32 सही है, हाँ। तो A13 B32, ठीक है। इसी तरीके से कैसा चलेगा, A1n प्लस A1n और यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा BP2, ठीक है। तो ये तो क्या मिला मुझे अभी, सिर्फ सेकेंड एलिमेंट मिला। तो इसी तरीके से क्या होगा, थर्ड एलिमेंट मिलेगा मुझे, फोर्थ एलिमेंट मिलेगा, और इसी तरीके से मुझे लास्ट एलिमेंट मिलेगा। तो भैया क्या मुझे ये पूरी मैट्रिक्स के फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, नहीं ये याद नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ याद रखना है ये एरो, ठीक है। इस एरो को याद रखना है और आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे, अभी मैं आपको नंबर्स में भी करके बताऊंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बनाते चले जाएंगे। अब मैं भाई मुझे चलो ये तो A11 बन गया, ये A12 बन गया, A13 भी इसी तरीके से बन जाएगा, A1n भी इसी तरीके से बन जाएगा। A1n कैसे बनेगा, इसी को मैं फिर से किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, अगर 13 बनाना है इस वाले के साथ करूंगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले को साथ करूंगा, इस वाली रो को मैं हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते जाऊंगा। तो इस तरीके से क्या बन जाएगी, मेरी पूरी फर्स्ट रो बन जाएगी रिजल्टेंट मैट्रिक्स की। चलो ठीक है, अब हम आते हैं A21 पे, ये तो हमारा C11, तो ये हो जाएगा हमारा C21 पे। C21 बना के देखते हैं, C21 कैसे बनाएंगे, चलो बनाते हैं। अब क्या होगा, ये वाली रो का काम खत्म, अब ये वाली रो चलेगी। पहली मैट्रिक्स से सारे एरो सीधे ही जाएंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल ही जाएंगे, और सेकंड वाली मैट्रिक्स से सारे जो एरो होंगे वो वर्टिकल ही आएंगे। तो अब मैं काम करूंगा इस वाली के साथ, इसका एरो इधर से जाएगा, ये भी सबके साथ जाएगा। तो चलो करते हैं। अब A21 का एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा A21 का B11 के साथ प्लस A22 का, अब ये ठीक है, ये मत करना गलती से कि यहाँ से चालू कर दिया, नहीं, ये फर्स्ट से ही होगा, ये एरो अब आपका ऊपर आ गया एक तरीके से। तो A21 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, B11 के साथ। अब A22 का मल्टीप्लाई होगा B21 के साथ, प्लस A23 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, B31 के साथ। और इसी तरीके से क्या बोल रहा हूँ मैं, A2n का मल्टीप्लाई होगा इस लास्ट वाली के साथ, BP1 के साथ। ये बनेगा आपका C21,
इसी तरीके से यहाँ भी ये बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, इसी वाली रो को इस वाले कॉलम से कर देंगे, फिर नेक्स्ट वाले कॉलम से कर देंगे, फिर नेक्स्ट कॉलम से कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्या इसकी लास्ट निकाल सकते हो, तो CM1, ठीक है, CM1 निकाल सकते हो क्या, चलो CM1 निकालते हैं। CM1 बोले तो लास्ट वाला, ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब ये लास्ट वाले का कैसे होगा, फर्स्ट वाले के साथ होगा, तो AM1 B11 प्लस AM2 B21 प्लस AM3 B31 और सो ऑन AMN BP1। तो ये मिल गया आपको लास्ट वाला एलिमेंट, आपकी लास्ट रो का पहला एलिमेंट। समझ आया। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ आपका लास्ट एलिमेंट मतलब सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा, तो वो बनाते हैं। चलो, तो ये वाली रो तो ऐसे ही जाएगी हॉरिजॉन्टल, इधर से वर्टिकल आएगा, तो इसका लास्ट वाला एलिमेंट उठाते हैं। चलो कैसे, AM1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, B1n के साथ, प्लस AM2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, B2n के साथ होगा, प्लस इसी तरीके से सो ऑन, इसका लास्ट वाला इसके लास्ट वाले के साथ होगा, मतलब प्लस AMN BPQ। ये मिल गई आपको आपकी पूरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसी तरीके से होगा, ये लास्ट एलिमेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, ये लास्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट नहीं है, ये लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। चलो, तो मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम था तो मैंने कोशिश की आपको यहाँ तक समझाने की। वैसे तो आपको इसमें से कुछ याद नहीं करना है, ज़्यादा कुछ आपको बनाना भी नहीं है, मैं अभी आपको जो नोट्स लिखवा रहा हूँ बस ये आपको समझाने के तौर पर था कि एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे होता है। अभी आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स में इस तरीके के नंबर लिखे हुए देखोगे तब आप वहाँ पर कंफ्यूज होगे, इसलिए मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज ये चीज़ सिखाने की कोशिश की है। ना आपको इसको याद करना है, ना आपको इसको राइट डाउन करना है, क्योंकि अभी आप जैसे जैसे मैं नंबर्स लेकर आऊँगा आप लोग वैसे ही समझ जाओगे कि एक्चुअली में फंडा क्या है, एक्चुअली में चल क्या रहा है, कौन सी स्कीम है, ठीक है। चलो, तो अभी मैंने आपको जोर जोर से चिल्ला कर सारी स्कीम बता दी है, अब अपन काम करेंगे। चलो करते हैं, कैसे करना है ये बता देता हूँ। भाई साहब, भैया इतनी कंफ्यूजिंग मैथ्स पढ़ूंगा, मुझे नहीं बनना इतना अमीर, इतने पैसे नहीं कमाने, इतनी मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी कि उन पैसों को याद रखना, 2-3 CA रख लूँगा, क्या पढ़ना तो पड़ेगा। चलो ठीक है, कैसे, अब हम उठाते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 आपकी बुक का। ये दे रखा है आपको क्या, ये एग्जाम्पल नंबर 12 है, ये दे रखा है आपको 6, 9, 2, 3। अरे अभी आप लोग देखते जाओ, फटाफट जब करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। 2, 6, 0, 7, 9, 8। चलो, फाइंड AB, निकालना है हमें, फाइंड AB, ठीक है, निकालना है। मैंने क्या बताई थी आपको, क्या बताई थी, 2 मैट्रिक्स का, अभी मैं आपको लिखवाऊंगा प्रॉपर, ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। तो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैंने क्या बोला था, पहली चीज फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम मतलब लास्ट वाला, जैसे इसका ऑर्डर लिखो, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 है। मैंने आपको क्या समझाया था, ये M होता है, ये N होता है, ये P होता है, ये Q होता है। तो आपको बताया था मैंने कि N शुड बी इक्वल टू P, पहला क्राइटेरिया है, ये नेसेसरी क्राइटेरिया है, ठीक है, ये नेसेसरी क्राइटेरिया है कि भाई अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो नेसेसरी चीज़ तो आपको आपके हक में होनी चाहिए, और वो क्या है कि भाई N शुड बी इक्वल टू P। अब अगर ये नेसेसरी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो हमें रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, रिजल्ट में हमें किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, हमें मिलेगी M क्रॉस Q की। तो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी है 2, देखो ध्यान से, क्या ये 2 इस 2 के इक्वल है, बिल्कुल है इक्वल, ठीक है। तो मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चलो, अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो भैया किस ऑर्डर की रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी, तो वो हमें मिलेगी 2 क्रॉस 3 की, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिलेगी हमें रिजल्टेंट। चलो बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, करते हैं भैया, कोई 2 एरो ले आओ साथ में। ये एरो तो सबसे पहले ही ड्रॉ कर लेना, पेपर में भी और यहाँ पर भी, क्यों, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये एरो तो बनना ही चाहिए। अभी कम से कम 20 क्वेश्चन तक आपके एरो बनने चाहिए, ठीक है। 20 क्वेश्चन के बाद आप देखना, आप बिना ही एरो के उड़ने लगोगे, आप खुद ही वर्टिकल जाओगे फिर हॉरिजॉन्टल चले जाओगे, नहीं पहले हॉरिजॉन्टल जाओगे फिर वर्टिकल जाओगे, ठीक है, मैंने गलत बोल दिया। तो अभी आपको एरो बनाना है, फिर खुद एरो बन जाओगे आप, इतनी फास्ट कैलकुलेशन हो जाएंगे आपकी, ठीक है। चलो
तो क्या करते हैं, अब हम वही एरो चलते हैं। अब एरो कैसे चलते हैं भैया, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इस वाले एलिमेंट के साथ होगा, तो 6 2 जा क्या हो जाता है 12। आगे चले नहीं, अभी क्या करना है, पूरी रो का मल्टीप्लाई पूरे कॉलम के साथ करना है। ये गलती नहीं करना कि भैया सर 6 2 जा 12 कर दिया, 9 7 जा 63 यहाँ लिख देते हैं, नहीं। फिर इस वाली रो का क्या काम आएगा, सेकेंड रो का आपको क्या करना है, पूरी रो का पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करके सबको ऐड करना है। जो ऐड करके एक नंबर आएगा वही आपका पूरा सिर्फ रिजल्टेंट मैट्रिक्स का सिंगल जो 1 1 वाला एलिमेंट होगा वही होगा, ठीक है। तो 6 2 जा क्या हो गया 12 हो गया। 6 2 जा 12 हो गया, इसका मैंने इसके साथ किया तो इस वाले का इसके साथ करूंगा, क्यों, क्योंकि ये ऐसा जाएगा और वो ऐसा डाउनवर्ड जाएगा। तो 9 7 जा 63, ये हो गया आपका C11 में से ए बी मान लूँ तो AB11 क्या होगा, ये होगा, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रो ऐसी ही चलेगी, ये डाउनवर्ड जाएगा, तो 6 6 का कितना होता है 36। अब इस वाले एलिमेंट का इस वाले एलिमेंट के साथ होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डाउनवर्ड एरो बनेगा। तो 6 6 जा 36 और 9 9 जा 81। अब फिर से चलते हैं आगे, तो 6 0 जा 0 और 9 8 जा 72। आपको मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये बन गई हमारी पहली रो। ऐसी तरीके से देखो 1 2 3, तो 3 कॉलम भी आ गए और दूसरी रो भी तैयार होने वाली है, ठीक है। तो ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ नहीं आया कमेंट करना, मैं एक बार और समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलो, तो क्योंकि अभी क्या होगा, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगी, लास्ट तक जाके आप बहुत बार ऐसा होगा कि भूलोगे, क्योंकि अभी कुछ इस तरीके की ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको मिलने वाली है कि आप बोलोगे यार ये कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। कंफ्यूजन होता है क्रिएट। मैं आपको बोल रहा हूँ फर्स्ट टेस्ट पेपर में जब 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा ना और सेम ऑर्डर की नहीं मिलेगी, अब एकदम से ब्लैंक हो जाओगे, ये होता है अक्सर, ठीक है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, आपके दिमाग में सबसे सिंपल सी चीज़ होनी चाहिए कि ये एरो बना होना चाहिए, बस। ये एरो अगर आपके दिमाग में बना हुआ है तो आपसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलो कैसे, अब सेकंड रो का काम करते हैं। सेकंड रो तो इधर से तो कोई डाउनवर्ड चलना ही नहीं है, इधर तो सब कैसे चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं। सेकंड वाली मैट्रिक्स से कैसे चल रहे हैं, सब डाउनवर्ड यानी कि वर्टिकल चल रहे हैं। तो यहाँ पर चलते हैं। अब ये फर्स्ट का किसके साथ होगा, पहले ही एलिमेंट के साथ होगा, 2 2 जा 4 + 3 7 जा 21, दोनों को ऐड करना है, क्यों, क्योंकि पूरी रो का पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद उनका एडिशन होगा, ठीक है। तो समझ आ गया होगा। अब 2 6 जा कितना होता है 12 होता है, और 3 9 जा कितना होता है 27 होता है। अब 2 0 जा 0 होता है और 3 8 जा 24 होता है। ये बनेगी आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब हम इसे अच्छे से लिख देते हैं, 5 7 75 7 11 72 25 9 3 39 24। देखो ध्यान से, ये 2x3 की मैट्रिक्स है। क्या है, 2x3 की मैट्रिक्स आपकी बन गई है। इसी तरीके से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। कैसे, अभी तो हमने क्या निकाला है, AB निकालना है, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया AB का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, और फिर रिजल्टेंट मैट्रिक्स इस तरह से बनती है, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप BA बनाने की कोशिश करो। चलो हम लोग BA बनाते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस मैं आपसे बोल रहा हूँ इस टाइम पे कि आप BA बनाने की कोशिश करो। तो पहले मैं B लिख लेता हूँ, 2 6 0 7 9 8, ये हो गया आपका B, और आपका A क्या हो गया, ये हो गया 6 9 2 3, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई BA बनाओ। क्या बनाओ, BA बनाओ, मुझे BA निकाल कर बताओ। तो सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बोली आपको, बताओ। इस वाली मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, ऑर्डर लिखो। तो इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2x3। इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2x2, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर लिख लिया हमने। अब मैंने आपको बोला था इस वाली के कॉलम जितने होंगे उतने ही इसके रो होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो देखो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, मतलब n इज नॉट इक्वल टू p। अब जब n इज नॉट इक्वल टू p तो इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट
पॉसिबल। क्यों भाई, क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि भैया एक लॉ या एक रूल आपने बताया था दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कि पहली मैट्रिक्स की जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतने ही सेकंड जिस भी मैट्रिक्स के साथ हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके जितने भी नंबर ऑफ रोज होंगी वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके पास तो 3 कॉलम है और 2 रोज हैं, मतलब n इज नॉट इक्वल टू p, इसलिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब आपको मैंने एडिशन के टाइम क्या बताया था, एक चीज बताई थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती थी। कैसे? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, चाहे आगे से जोड़ो चाहे पीछे से जोड़ो, सेम चीज है। लेकिन क्या आप लोग कमेंट करके बताओगे मुझे कि यहाँ पर वो चीज पॉसिबल होगी कि नहीं होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या ए बी इक्वल होगा बी ए के? आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट। और ए बी हमने निकाला भी, किस ऑर्डर का निकाला था? हमने निकाला था 2 क्रॉस 3 का, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई थी। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, मतलब एक तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, दूसरा आ गया है। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में नहीं एग्जिस्ट करती, मतलब नहीं लगती। समझ आ गया? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझने के लिए देखो कितना सही तरीका था कि हमने ए बी का मल्टीप्लाई, देखो हम नंबर्स में किस तरह से करते थे, 2 3 से कितना होता है 6 और 3 2 से कितना होता है 6, लेकिन यहाँ पर नंबर्स थे। अब मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में सेम चीज नहीं होती, कभी कभी वो एग्जिस्ट करेगी, कभी कभी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब कभी कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी मतलब वहाँ पर भी कभी कभी केसेस में या मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, नंबर्स ही सेम नहीं रहेंगे। दो मैट्रिक्स सेम कैसे होती हैं, इक्वल कब होती हैं? जब मैंने बताया ऑर्डर भी सेम होते हैं और उसके बाद उनके हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए। जिस एलिमेंट जो जगह पर बैठा है उसी जगह पर दूसरे एलिमेंट पर वही एलिमेंट हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल भी क्या नहीं करती, अप्लाई नहीं होती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में नहीं होती। ठीक है, समझ आ गया आपको? ए बी निकालना सीख लिया आपने। अब वो चीज़ जो A11 B11 ये सारी चीज़ें वो अब भूल जाओ, क्योंकि हम नंबर्स के साथ चलेंगे और नंबर्स में बहुत आसान होता है। मैंने आपको वो चीज़ इसलिए पढ़ाई ताकि कुछ बार क्या होता है कि MCQ में उसी तरीके की वर्डिंग डाल दी जाती है। ठीक है, तो MCQ में उसी तरीके की वर्डिंग डाल दी जाती है जिसके कारण बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन आप लोगों को समझ आ गया होगा एक्चुअली कि फंडा चल क्या रहा है, वो पूरी पिक्चर जो है ना हमने हमारे दिमाग में क्रिएट कर ली है, उसे बस अपने दिमाग में बिठा लेना कि एक्चुअली में वो ही हो रहा है। ठीक है, कि वो एक एरो ऐसा होता है हॉरिजॉन्टल और डाउनवर्ड हो जाता है। ठीक है, और वो जिस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। चलो तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं काम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब कुछ जैसे मैंने P और Q लेके किया है कि आपकी बुक में या तो K L करके होगा या फिर आपके टीचर्स ने K और L करके समझाया होगा, तो सेम ही चीज़ है। ठीक है, उसमें कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। चलो तो एग्जाम्पल नंबर 30 देखते हैं। 13 एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 13 कहता है 1 - 2 3 - 4 2 5। ठीक है, और B कहता है आपको 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1। ये तो अलग ही अलग चीज़ है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3 का है। इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2 का है। हमें AB भी निकालना है, हमें BA भी निकालना है। देखते हैं ठीक है निकल पाता है कि नहीं निकल पाता। चलो तो पहला क्या फंडा दिखाया था मैंने आपको कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में, चलो अब एक काम करो, नोट करके लिख लो यहाँ पर स्टार में नोट कर लो। ठीक है, क्या नोट करना है? इस तरह से नोट करो। अगर मैं आपको m क्रॉस n और p क्रॉस q बताता हूँ, ठीक है, ये हो गई आपकी B मैट्रिक्स, ये हो गई आपकी A मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। लिखते जाना है ये चीज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स is only possible when number of column of first matrix is equal to the
नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है, फर्स्ट रहता है सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है, बस, एंड द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस q। क्या बोला मैंने, ठीक है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस q। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज ओनली पॉसिबल व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स n कर लो उसे, फर्स्ट मैट्रिक्स n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स क्या है, p। Multiplication of two matrix is only possible when number of column of first matrix n is equal to the number of rows of second matrix p, and the resultant matrix is of order m cross q। ठीक है, बस ये नोट कर लो आप, इसमें आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है, बस। और उसी के ऊपर आप लोग ये एरो बना लो। इतनी सी चीज से आपको मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन आ जाएंगे बहुत आराम से, ठीक है। चलो, और चाहो तो एक एक वो भी कर सकते हो, कैसा, मैं आपको बोलूँ a11 a12 कर लो, इसे a21 कर लो, a22 कर लो, इससे तो नहीं, ये तो लग जाएगा, a12 कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, a21 नहीं, इसे छोड़ो आप, ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स देखेंगे, बस इतना कर लो अभी, आप इतना लिख लोगे और ये लाइन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पढ़ लोगे तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलो, अब मैं पहले ए बी निकालता हूँ तो उससे आपको समझ में आएगा और अच्छे से। ए भी मिल गया, बी भी मिल गया। अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि भाई इसकी जो भी नंबर ऑफ क्या होंगे, कॉलम होंगे, वो इसकी नंबर ऑफ रोज से इक्वल होने चाहिए। क्या ये दोनों इक्वल हैं? हाँ है, मतलब ए बी कैसा है, पॉसिबल है, ए बी निकालना पॉसिबल है, ठीक है। जरूरी नहीं है बी ए बी निकालना पॉसिबल होगा, पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी कैसे निकालते हैं, ए की हम नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं और बी के हम नंबर ऑफ रोज देखते हैं। अगर दोनों सेम आते हैं मतलब उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चलो तो अब करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब मैंने क्या सिखाया था, दो एरो बनाओ फटाफट। ये एरो तो स्टार्टिंग में बने जानी चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, क्यों, क्योंकि ये ऐसा नहीं जाएगा, ये ऐसा जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 2 लिख दिया। लेकिन अब आगे एकदम से नहीं भागना है, पहले क्या करना है, पूरे रो को पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है और सबको ऐड करना है। नहीं तो गलती से 1 2 2 लिख दो और आगे बढ़ जाओ, नहीं, क्या होगा 1 2 2। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, क्यों, क्योंकि ये चलेगा ऐसा, वो चलेगा ऐसा, तो -2 × 4 -8, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 3 का मैं अलग अलग साइन इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि आपका मल्टीप्लाई किसके साथ होना है, ठीक है। वहाँ डबल लाइन बना दी, सिंगल लाइन बना दी और एक सर्कल बना दिया। और 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2 के साथ होगा, तो 3 2 6, क्योंकि आप फ्यूचर में भी इसी तरीके से अलग अलग पेन से, आपके पास तो कलरफुल पेन होंगे ना, तो अलग अलग पेन से लिख लेना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2 के साथ हो जाएगा, तो 3 2 6। चलो अब नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि भाई अब ये इसके साथ तो हो गया, अब इसके साथ होगा 1 3 3 -10 -2 2 × 5 -10 3 1 3। अब इसके साथ करेंगे हम, तो ये भी ऐसे ही चलेगा सेम, तो -4 × 2 माइनस का 8, 2 × 4 प्लस का 8 और 5 2 10। चलो अब इसके साथ करते हैं -12 + 10 और +5, तो ये हो गया। ये किस ऑर्डर की बनी है आपकी, देखो ध्यान से, ये ऑर्डर यहाँ से लिखा जाएगा, 2 × 2 की है, हाँ ये बिल्कुल 2 × 2 की है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे, 2 - 8 -6, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -6 + 6 0, 3 और 3 6, तो ये हो जाएगा -4, 8 से 8 कैंसिल 10, और ये हो जाएगा -2 + 5 3। कैलकुलेशंस को आपको बहुत ज़्यादा तेज करनी है, बहुत, अभी मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप लोग खुद ये बहुत तेजी से करोगे, ठीक है। चलो अब हम बनाते हैं बी ए। ये तो हमारा ए भी निकल आया, अब हम बी ए चेक करते हैं। तो बी ए कैसे चेक करेंगे, चलो बी ए चेक करते हैं। तो अब मैं इसे पलटा कर लिखूंगा अभी कुछ टाइम के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, इसलिए मैं भी आपको पलटा कर लिखना चाहता हूँ बार बार, ठीक है, ताकि फिर बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है।
अभी एक बार सीख गए ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो क्या है 2 3 4 5 2 1, ठीक है। चलो बी मिल गया, ए मिल गया, तो बी का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2 का है। अब देखते हैं हम लोग क्या इनके ऑर्डर सेम है। ऑर्डर मतलब इनका फर्स्ट वाली रो का कॉलम और सेकंड वाले फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स का रो सेम है। अगर सेम होंगे तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ठीक है। तो चलो क्या एन पी के इक्वल है, हाँ देखो बिल्कुल भी पॉसिबल है, एन पी के इक्वल है, मतलब इन दोनों का भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। और किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, हमें मिलेगी 3 क्रॉस 3 की। समझ आया, हमें किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी 3 क्रॉस 3 की मिलेगी। तो चलो बनाते हैं, कैसे बनाओगे। अब इस बार ये एरो मिट जाना चाहिए यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये पीछे आ गया। अब ये एरो ऐसा होता है और ये एरो एक्चुअली में ऐसा रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा एरो सीधा जाता है और फिर डाउनवर्ड जाता है। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। तो अब ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी, बना लेते हैं। डी ए बना लेते हैं भाई, कैसे होगा। अब देखो ये तो सीधा ही चलेगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और ये ऐसा डाउनवर्ड चलेगा। तो चलो काम हो गया हमारा। कैसे 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 2 1 जा 2, ठीक है। मैं और लिख देता हूँ आपको, थोड़ा सा और आसानी होगी समझने में। और 3 का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, तो +3 × -4। चलो ये समझ में आ गया होगा। अब इसको सेकंड कॉलम पे ले चलते हैं। 2 का मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ और 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, और दोनों ऐड हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। फिर 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, और फिर 3 का मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो 3 × 5 ये बनेगी आपकी मैट्रिक्स। समझ आ रहा है। चलो आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। अगर एक बार आप लोगों को समझ में आया होगा, मेरा इतना कंटिन्यूसली बोलना थोड़ा सा भी प्रॉफिटेबल होगा आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ कमेंट में कोई भी एक इमोजी छोड़ देना, ताकि मुझे समझ आए कि नहीं आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेरी तरफ से समझ में आया है, ठीक है। अभी हम लोग बहुत स्लो जा रहे हैं। क्या होता है, स्टार्टिंग में बिल्ड कर लें हम अपने आप को, ठीक है। क्या होता है, नीचे की वॉल्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग बननी चाहिए ना, ऊपर की तो हम फिर थोड़ी सी लोकल भी चलेगी तो काम हो जाएगा, लेकिन नीचे की जो बेस है हमारा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और बेस के लिए एक बार अगर हम मल्टीप्लिकेशन अच्छे से सीख लिया और हमारे दिमाग में उतर गया, उसके बाद देखना आप लोग इतनी तेजी से कैलकुलेशन करोगे ना कि बहुत जल्दी जल्दी आंसर लाओगे। चलो करते हैं काम। अब क्या होगा, फिर से वही होगा, लेकिन इस बार क्या होगा, रो बदल जाएगी। कौन सी रो काम करेगी इस बार, सेकंड रो काम करेगी। कॉलम तो सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 4 1 जा 4, और 5 का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एडिशन करके 5 × -4, ठीक है, 5 × -4। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 × -2 और 5 × 2। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 4 × 3 + 5 × 5। एक बार आप लोग सीख गए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, फिर तो देखो मेरे से पहले आप लोग आंसर ले आओगे अपनी कॉपी में। चलो अब इस बार फिर से रो चेंज हो जाएगी, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, +1 × -4, ये 1 ये +-4। फिर करेंगे हम 2 × -2 और करेंगे 1 × 2 + 1 × 2, फिर 2 × 3 करेंगे, +1 × 5 कर देंगे। इसका ऑर्डर चेक करते हैं पहले, तो अभी हम लोग कैलकुलेशंस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। चलो तो मैं बी ए बना लेता हूँ। बी ए कैसे बनेगी, चलो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, मैं हर चीज़ देख रहा हूँ, ठीक है। फिर माइनस का 4 3 जा 12, तो ये -12 हो जाएगा। ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा प्लस का 6, 2 3 जा 6, 6 + 15, 4 प्लस ये तो माइनस का 20 हो जाएगा, क्योंकि 5 4 जा 20, और माइनस का हो जाएगा -8 प्लस का 10, हो जाएगा 12 + 25, ये हो जाएगा 2 - 4, इधर हो जाएगा -4 + 2, और इधर हो जाएगा 6 + 5, ये बनेगी। चलो ये भी को लिखा रहने दो, है ना। अब मैं ये यहाँ से ऊपर ले चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पर बनाता हूँ। ये ध्यान रखना भाई लोग, थोड़ा सा स्पेस कम है मेरे पास इसलिए, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, फटाफट करो। -10 2 15 21 -16 2 7 और 3 37 11 -2, और ये हो जाएगा कितना, -2, ये माइनस कहाँ से आएगा, ठीक है। तो क्या यही बन रही है हमारी बी ए।
-10 -16 -2 2 2 -2 21 37 11 बिल्कुल सही, यही मैट्रिक्स बनी है। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे तो ए बी तो हमारी ये बन रही है और बी ए हमारी ये बन रही है। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 का। पहली चीज तो ऑर्डर ही सेम नहीं कर रहा, मतलब ये मैट्रिक्स बड़ी बनी है, ये छोटी बनी है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल किस तरह से होता है ये आपने देख लिया है अभी। ठीक है, तो अब ये तो आपको मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, लेकिन पता है एमसीक्यू में अभी आपके एक्सरसाइज में लास्ट में एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, आपके एक्सरसाइज में लास्ट में क्वेश्चन दे रखा है 21 और 22। एक बार उन्हें करने की कोशिश करना, आप खुद से बनाने की कोशिश करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये समझ आ गया होगा। तो भाई इसी तरीके से तो वो एमसीक्यू को टफ बना देते हैं। आप वो टफ कैसे बनाते हैं, अल्फाबेट्स में बात करने लगते हैं और बच्चा अल्फाबेट में क्या होता है, घबरा जाता है। लेकिन एक्चुअली वो अल्फाबेट नंबर्स की तरह है, उनको कोई भी एक नंबर मान लो और काम करना चालू कर दो। चलो, तो आप लोगों को मेरे हिसाब से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन समझ आ गया होगा। ठीक है, इतनी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हुई होगी। चलो, अब पता धीरे धीरे अब हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेकर चलूँगा। मैं आपका पहले चैप्टर पूरा खत्म कराऊंगा एनसीईआरटी से, फिर उसके बाद मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, चलो तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर। अब आप लोग दो क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो आप लोग आपका क्वेश्चन नंबर 3 खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 14, इनका मल्टीप्लाई करके देखना। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में तो शो दैट है, तो फिर मतलब आपको तो ठीक है, शो दैट की एक ट्रिक होती है सिंपल सी चीज़ की, भाई जब नहीं आता ना तो भी लिख दो, जो क्योंकि उन्होंने आंसर भी दे रखा है वहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला आप ट्राई करके देखना। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन ट्राई करके देखना और क्वेश्चन नंबर 14 का ट्राई करना। चलो एक बार और मैं एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड हो सकता है कुछ बच्चों से नहीं बनेगा, वो मैं अभी कराऊंगा, लेकिन मैं आपको उसकी जगह एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे कि ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, अब एक बात बताओ मुझे, ठीक है, थोड़ा सा है कि अगर ए बी इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है, नोट करके लिख लेना से। ए बी अगर 0 हुआ तो हम नंबर्स में क्या देखते हैं, या तो ए 0 होगा या तो 0 होगा, बी 0 होगा, मतलब इधर ए इज 0 और बी इज 0। जैसे अगर आंसर आए 0 तो 2 इंटू 0 हो सकता है या 0 इंटू 2 हो सकता है, मतलब ए की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या बी की वैल्यू 0 हो सकती है, कोई एक को 0 होना पड़ेगा, या तो दोनों 0 हो सकते हैं, अभी तो आंसर केस में क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, या तो दोनों 0 हो सकते हैं। लेकिन क्या मैट्रिक्स के केस में ऐसा पॉसिबल है, एक बार चेक करते हैं। देखो एक बार तो ये समझ में आया नहीं चाहिए। चलो ठीक है, क्या नंबर्स के केस में ऐसा पॉसिबल है कि कोई दो ऐसे नॉन जीरो नंबर का मैं मल्टीप्लाई करूं, नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई करूं और आंसर में 0 आ जाए? ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नंबर्स के केस में तो नहीं हो सकता। क्या ऐसा मैट्रिक्स के केस में हो सकता है? चलो चेक कर लेते हैं एक बार मैट्रिक्स के केस में ऐसा होता है कि नहीं होता। पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम लोग चेक करते हैं कि ए बी 0 है तो क्या मैट्रिक्स के केस में भी अगर हम किसी भी एक मैट्रिक्स को 0 मान लें, 0 कर लें और बाकी दूसरी मैट्रिक्स नॉन जीरो रहे, जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या 0 आता है? चलो चेक करते हैं। 2 3 1 -1, ठीक है, ये हो गया मेरा ए। तो बी क्या हो गया हमारा? बी हो गया 0 0 0 0। चलो करके देखते हैं एक बार। अब मैंने क्या बताया था, इसका एरो ऐसा चलेगा, इसका एरो ऐसा चलेगा। ये किस ऑर्डर की है? 2 क्रॉस 2 की है। ये किस ऑर्डर की है? 2 क्रॉस 2 की है। तो ए बी कैसा बनेगा? 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर का बनेगा। ठीक है, चलो 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 0 से 0। देखो ये ऐसा चलता है, ये ऐसा चलता है। फिर 2 का मल्टीप्लाई 0 से, 3 का मल्टीप्लाई 0 से, 1 का मल्टीप्लाई 0 से, -1 का मल्टीप्लाई 0 से, 1 का मल्टीप्लाई 0 से और 0 से। देखो ये तो आ गई है 0 0 0 0। मतलब यहाँ तो ये केस फॉलो होता है कि भाई अगर ए बी इक्वल टू 0 है तो मतलब कहीं ना कहीं या तो ए 0 होगा या तो बी 0 होगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि अगर दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स रहें तब आंसर 0 आ सकता है क्या? चलो ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है, क्या दिक्कत है, करके देख लेते हैं। अगर हुआ तो हम लोग नया रिजल्ट नहीं मिल जाएगा हमें। चलो तो ले लेते हैं 0 0 -1 2, ये ले लेते हैं हम ए मैट्रिक्स। और बी मैट्रिक्स क्या ले लेते हैं? हम ले लेते हैं 3 5 0 0। ठीक है, अब हम ये दोनों तो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो क्या इनका मल्टीप्लिकेशन 0 हो सकता है? एक बार चेक कर लेते हैं। चलो ये भी निकालते हैं।
क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये सेम है इसके, तो रिजल्टेंट क्या बनेगी? ये बनेगी 2 क्रॉस 2 की बनेगी। चलो चेक करते हैं। 0 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं किससे? एरो बनाओ। 0 का मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 3 से, तो ये तो 0 हो जाएगा। -1 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा? क्योंकि एरो चलता है ऐसा, -1 मल्टीप्लाई 0। लो भाई ये तो 0 हो गया यार। चलो आगे चलते हैं। अब करूंगा 0 का मल्टीप्लाई 5 से 0, -1 का मल्टीप्लाई 0 से 0, फिर 0 का मल्टीप्लाई 3 से 0, +2 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 और 0। ओ भाई ये तो कोई नई चीज देखने को मिली है कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई भी जीरो मैट्रिक्स दे सकता है, क्योंकि ये क्या मिल गई हमें? नल मैट्रिक्स मिल गई। मतलब किसी भी दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो पॉसिबल है कि हमें आंसर में जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स मिले। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, ठीक है। चलो इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू, ये आपके एनसीईआरटी में भी लिख रखा है कि, और ये एग्जांपल नंबर 15 था, इसे लिख लो चाहो तो। ये था एग्जांपल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 के नीचे लाइन दे रखी है, वो तो अपनी कॉपी में मार्क कर ले और लिख ले उसे कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज अ जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिक्स इज अ जीरो मैट्रिक्स। भाई ये तो लाइन उल्टी सीधी बोल दी। ये क्या हो गया? अभी तो हमने सीख रहे थे कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से थर्ड मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स भी मिल सकती है, ठीक है। तो इधर ये कहना चाह रहा है कि अगर भाई किसी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स है, क्या बोल रहा हूँ, किसी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर जीरो मैट्रिक्स है तो जरूरी नहीं है कि दोनों ही मैट्रिक्स या तो उनमें से कोई एक मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन जीरो मैट्रिक्स होगी। नहीं, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, और ये हमने देख लिया है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। अब एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें सीखेंगे। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ प्रॉपर्टीज तो होती हैं, जैसे हमने कम्यूटेटिव तो देख ली कि कम्यूटेटिव फॉलो नहीं होता है। चलो तो अभी हम प्रॉपर्टीज करते हैं और उसके बाद आज का काम खत्म करेंगे, ठीक है। क्या कहता है कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ज़्यादा कुछ है नहीं, देखो हमारा काम थ्योरी वाला है नहीं। चलो तो एग्जाम्पल नंबर 15 की हो गया हमारा। अब हम लोग प्रॉपर्टीज जो देख रहे थे वो करते हैं। थोड़ा सा बीच में रोकना पड़ा क्योंकि शोर आ रहा था। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है भाई? अभी हमने एडिशन वाले केस में देखा था कि ए और बी को जोड़ो, उसके बाद उसमें सी को जोड़ दो, या फिर पहले बी और सी को जोड़ो, उसमें ए को जोड़ दो, रिजल्ट सेम रहता है। तो क्या यहाँ भी पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल है, इसका प्रूफ मैं आपको कल कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, ये अपनी कॉपी में लिख लेना। क्या होता है कि अगर मैं ए का मल्टीप्लाई बी के साथ कराऊं पहले और उसके बाद सी का मल्टीप्लाई कराऊं, तो ये बिल्कुल सही होगा किसकी तरह? बी का मल्टीप्लाई मैं सी के साथ करा दूं और फिर ए के साथ कराऊं। ब्रैकेट का रूल होता है बोर्ड मास के हिसाब से कि पहले मैं क्या करूंगा, ए और बी का मल्टीप्लाई करा रहा हूं, उसके बाद उसमें सी का मल्टीप्लाई करा रहा हूं, या पहले मैं क्या कर रहा हूँ, बी और सी का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, उसके बाद उसमें क्या कर रहा हूँ, ए का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। तो ये रिजल्ट सेम रहता है, मतलब आंसर सेम आता है, ठीक है। तो कल मैं इसका आपको प्रूफ दूंगा। बस आपको ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो और आप जबरदस्ती उसका मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हो, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये काफ़ी ज़्यादा काम आएगी आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये काफ़ी काम आने वाली है आगे जाकर। कैसे? वैसे तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि अगर मैं बी और सी का क्या करूँ, पहले तो एडिशन करूँ और उसके बाद उसमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दूँ। मतलब पहले क्या कर रहा हूँ मैं, बी और सी का क्या कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ, और उसके बाद क्या कर रहा हूँ, उसमें ए का मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ। तो ये रिजल्ट बिल्कुल सेम रहेगा अगर मैं ए और बी का पहले मल्टीप्लाई करूँ और फिर ए और सी का मल्टीप्लाई करूँ और दोनों को सम कर दूँ, ठीक है। यही होता है पहली चीज़। और सेकंड क्या कहता है इसी में कि अगर भाई पहले मैं ए और बी का एडिशन करूँ और उसके बाद उसमें सी का मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, या फिर पहले मैं ए सी का मल्टीप्लाई करूँ फिर ए बी का मल्टीप्लाई करूँ और उसके बाद दोनों को जोड़ दूँ, ये बी सी हो जाएगा। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये बी सी हो जाएगा। चलो तो ये समझ में आ गया होगा कि ये होती है एसोसिएटिव लॉ, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब मैं कल इनके प्रूफ दूंगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है कि भाई मैं दो मैट्रिक्स का पहले क्या करूँगा, एडिशन करूँगा, फिर उसमें किसी थर्ड मैट्रिक्स का क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, या फिर मैं पहले एक काम करता हूँ कि इस थर्ड मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पहले ए में कर देता हूँ, फिर बी में कर देता हूँ और फिर दोनों को जोड़ देता हूँ। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये काफ़ी काम आता है हमारे, अभी आगे जाके बहुत काम आएंगे, ठीक है। ये तो इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा लेकिन ये काम आएगा।
ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं पेपर में। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। अब मैंने वहां पर बताया था क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बताया था, या एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी बताई थी। तो यहाँ पर क्या होगा, वहां पर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, नल मैट्रिक्स थी, जीरो मैट्रिक्स थी। क्यों, क्योंकि उसे हम किसी के भी साथ जोड़ रहे थे तो सेम रिजल्ट मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 1। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई, या फिर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3 क्रॉस 3 की हो गई। ये होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर इसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी भी मैट्रिक्स के साथ करोगे, ए का मल्टीप्लाई आई के साथ करो या फिर आई का मल्टीप्लाई ए के साथ करो, आंसर ए ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन होगी, 1 का रोल कौन प्ले करती है, ये मैट्रिक्स रोल प्ले करती है। ठीक है, जैसे वहाँ एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी थी, नल मैट्रिक्स थी, उसी तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है, ये वाली मैट्रिक्स है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, कल कर लाना और फिर एक बार ट्राई कर देखना कि क्या ये सही चीज़ है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वो होमवर्क लिख देता हूँ। क्या है वो, 3 2 -1 0 1 1 3 2, नहीं इसको 4 कर लो, इसको 2 कर लो, इसका मल्टीप्लाई, ये आपका ए है। आप एक बार इसे प्रूफ करके देखना। ठीक है, पहले ए का मल्टीप्लाई आई के साथ करना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एक बार। ठीक है, एक बार पलटा लेना ऐसे, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 का मल्टीप्लाई आप करना 3 0 3 2 1 4 -1 1 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना और देखना कि क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, और सेम आ रहे हैं तो क्या ए ही वापस मिल रहा है हमें। एक बार आप लोग चेक करना, कल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।